आज मैं एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपनी सेना से दुगनी बड़ी सेना को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ अपनी धैर्य, नीति और समझदारी की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको मैसेडोनिया के लोग भगवान मानते थे। और ये बताऊंगा कि कैसे पूरे पर्शियन एम्पायर को अलेक्जेंडर ने डिफीट कर दिया, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अलेक्जेंडर और पोरस में कौन जीता था। आखिर किस व्यक्ति के कारण अलेक्जेंडर भारत में आने के बावजूद वो पश्चिम भारत में आते ही वहाँ से घूम गया। पूरी हिस्ट्री बताऊंगा दोस्तों, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है जुलाई 356 BC की, यानी आज से करीब 2377 साल पहले। मैसेडोनिया के पहला शहर में फिलिप सेकंड और ओलंपियास का एक लड़का हुआ, जिसको लोग भगवान का दर्जा देने लगे। आज की डेट में इस लड़के को हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। सिर्फ 6 से 8 साल की उम्र में ही इनको ग्रीक मिलिट्री की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो चुकी थी, और साथ ही इन्हें एक ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने गाइड किया, जिन्होंने सिर्फ 3 साल में अलेक्जेंडर के अंदर सब्र, खुले विचार और ऐसी समझ भर दी जिससे अलेक्जेंडर अब काफ़ी समझदार हो गए थे। यह हमें देखने को मिला कि जब अलेक्जेंडर 10 साल के थे तो एक बेकाबू घोड़े को, जिसको कोई नहीं काबू कर पा रहा था, उसे अलेक्जेंडर ने कुछ समय में ही काबू कर लिया। हुआ क्या दोस्तों कि पर्शिया ने ग्रीस के इस हिस्से पे कुछ समय पहले हमला करके यहाँ के टेम्पल्स और लोकल पब्लिक को चोट पहुँचाई थी। तो इसी वजह से मैसेडोनिया और ग्रीस का बच्चा पर्शियन एम्पायर की मौत चाहता था। फिर जब अलेक्जेंडर 18 साल के हुए तो उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर बैटल ऑफ चैरोनिया में हिस्सा लिया। ये युद्ध 338 BC चैरोनिया शहर के पास हुआ था। एक तरफ मैसेडोनिया के राजा थे फिलिप सेकंड और उनके बेटे अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो दूसरी तरफ थिप्स और एथेंस की मिलिट्री थी। इस युद्ध में अलेक्जेंडर ने बहुत ही बहादुरी और समझदारी से लड़ा। फिलिप सेकंड ये युद्ध जीत गए। इस युद्ध को जीतने के बाद अलेक्जेंडर को ग्रीस के लोग भी पसंद करने लगे। अब अलेक्जेंडर ने एक ख्वाब देखा था कि पूरे पर्शिया को हरा के एक दिन वो अपने कंट्रोल में लेगा, और इसी ख्वाब की वजह से अलेक्जेंडर ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया, और देखते ही देखते पूरे ग्रीस पे अब अलेक्जेंडर की पकड़ बन गई थी। पूरे ग्रीस के जितने भी कमांडर जनरल थे वो अब अलेक्जेंडर के साथ खड़े थे। अब अलेक्जेंडर ग्रीस की करीब पूरी आर्मी लेके पर्शिया के दक्षिणी हिस्से में निकल पड़ा था, जहाँ पे उसका सामना हुआ पर्शिया की पहली आर्मी से, जो कि अलेक्जेंडर की आर्मी से दुगनी थी। लेकिन अपने धैर्य, समझदारी और हिम्मत के कारण अलेक्जेंडर वो जंग जीत गया। हिस्ट्री में हम इस युद्ध को बैटल ऑफ ग्रेनिशियस के नाम से जानते हैं, जो कि मई 334 BC में लड़ी गई थी। इस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर ने पर्शिया के कई हिस्सों पर अपना कब्जा बना लिया था, लेकिन वहाँ के कल्चर और रिलीजियन को जरा से भी चोट नहीं पहुंचाई, और जो वहाँ के जनरल कमांडर थे उन सबको अपने साथ जोड़ा, और वहाँ के लोग ये सब देख के उनके साथ तन मन से जुड़ने लगे थे। ये वो नीति थी जो फिलोसोफर एरिस्टोटल से मिली थी उन्हें। अब पर्शिया के दक्षिणी हिस्से पे मैसेडोनिया का कब्जा था, लेकिन अभी अलेक्जेंडर का सपना पूरा नहीं हुआ था, और इसी सपने को पूरा करने के लिए अलेक्जेंडर निकल पड़ा पर्शिया के मेन किंग डेरियस III को मारने के लिए। अब दोनों सेना एक दूसरे के सामने थी गौगमेला में। समय था अक्टूबर 331 BC। इधर अलेक्जेंडर की सेना में सिर्फ 47,000 सोल्जर्स थे, तो उधर डेरियस III की सेना में 1 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स थे। इतना ज़्यादा सेना होने के बावजूद भी डेरियस III के अंदर डर था। वो अलेक्जेंडर की समझदारी को जानता था। दोस्तों मैं तभी से कहते आ रहा हूँ पूरी वीडियो में कि अलेक्जेंडर की युद्ध नीति थी। आखिर वो युद्ध नीति थी क्या, तो वो अब देखिए। हुआ क्या दोस्तों कि जब ये बैटल स्टार्ट हुआ तो अलेक्जेंडर ने अपने पूरी सेना को डिफेंसिव रखा था, यानी कि वो लोग अटैक नहीं करने जा रहे थे, जो आ रहा था सिर्फ उन्हीं को मार रहे थे। और डेरियस III ने अपनी आधी सेना को आगे भेज दिया था, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अलेक्जेंडर ने एक गैप ढूंढा। उन्होंने अपने साथ एक छोटी सी फौज लेके सीधा डेरियस III तक पहुँच गया, और वहाँ की पूरी आर्मी को डिफीट करने लगा। ये सब देख कर डेरियस III भागने लगा वहाँ से, लेकिन उसके ही कमांडर ने उसकी हत्या कर दी, और डेरियस III की हत्या के बाद पूरी पर्शियन आर्मी छितर गई थी, और अलेक्जेंडर इसी का फ़ायदा उठाते हुए पूरे पर्शियन एम्पायर को डिफीट कर दिया और पूरे पर्शिया पे अपना कब्जा कर लिया। अब पूरा पर्शिया दोस्तों अलेक्जेंडर के कंट्रोल में आ गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब करो यार, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहते हैं हम लोग? हुआ क्या दोस्तों कि जब अलेक्जेंडर पूरा पर्शिया जीत चुका था, तब उसने वहाँ के कमांडर्स, जनरल्स और वहाँ की मिलिट्री को उसी पद पर रहने दिया। कुछ को ही सिर्फ हटाया था, और सबको रिस्पेक्ट के साथ अपने आर्मी में जोड़ लिया था, और साथ ही साथ वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन
और रिलीजियन को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई थी और ना ही जबरदस्ती कोई अपना कानून लागू किया। ये सब देख के वहाँ के भी लोग अब अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहने लगे थे। कुछ लोग तो भगवान मानने लगे थे उसे, और साथ ही उसने डेरियस थर्ड की बेटी से भी शादी कर ली। दोस्तों कहा जाता है कि अलेक्जेंडर का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन अब अलेक्जेंडर को जीतने की लत लग गई थी और इसी लत ने अलेक्जेंडर की नज़र पहुँचाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसका वजह था भारत का खजाना। अलेक्जेंडर जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचता है, आज की डेट में जो आप पाकिस्तान अफगानिस्तान देख रहे हैं, उस समय ये अखंड भारत हुआ करता था। वहाँ के जो राजा थे भारत के, अलेक्जेंडर उनको हराता है और अपने साथ ले लेता है और सीधा अंदर चलाता है आज की डेट में पाकिस्तान तक। समय था 326 BC, जब पौरवा किंगडम के राजा पोरस भारत के इस हिस्से पे सीना ताने खड़े थे अलेक्जेंडर के खिलाफ। दोनों सेना एक दूसरे के सामने थी। इधर राजा पोरस की सेना में करीब 30 से 50 हजार इन्फेंट्री थे, 2000 से ज़्यादा कावलरी थे और 200 से ज़्यादा हाथी थे। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के पास 40,000 इन्फेंट्री और 5000 कावलरी थे। और जब ये युद्ध शुरू हुआ तो अलेक्जेंडर के लिए अभी तक का सबसे मुश्किल युद्ध यही था दोस्तों। अलेक्जेंडर की सेना राजा पोरस के हाथियों के आगे टिक ही नहीं पा रही थी, लेकिन राजा पोरस भी अलेक्जेंडर की कुटिल बुद्धि के सामने टिक नहीं पाया। अलेक्जेंडर ने उनकी सेना को डिफीट कर दिया और उन्हें बंदी बना के अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। कहा जाता है दोस्तों कि अलेक्जेंडर ने पोरस को घुटने टेकने के लिए बोला था, लेकिन राजा पोरस ने घुटने टेकने के बजाय मौत पसंद किया। ये सब देख के अलेक्जेंडर काफ़ी खुश हुआ उनके ऊपर, क्योंकि दोस्तों एक वीर ही वीर को समझ पाता है। ये सब देख के अलेक्जेंडर ने राजा पोरस को अपने साथ जोड़ लिया। राजा पोरस जुड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था दोस्तों। अब अलेक्जेंडर और उनकी सेना ब्यास नदी के उस पार खड़ी थी और ये सब होते हुए देख रहे थे चाणक्य। वो जानते थे कि अगर अलेक्जेंडर अंदर घुस गया तो कोई भी ऐसा राजा नहीं था उस समय का जो उनको वहाँ से वापस भगा पाता या फिर जो उनको डिफीट कर पाता। अब हुआ क्या दोस्तों कि चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को ब्यास नदी के उस पार अलेक्जेंडर की सेना में भेजा और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आप ये बोलवाया कि भारत एक देवों की भूमि है, जो व्यक्ति भी यहाँ पे हमला करने आएगा वो अपने आप किसी कारण मर जाएगा या फिर किसी बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। ये सब सुन के वहाँ के जो सैनिक थे वो विश्वास नहीं किए। चाणक्य ये बात जानते थे कि कोई विश्वास नहीं करेगा इनकी बात पे, इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कई तरह के जहर दिए थे खाने में मिलाने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग अलग खाने में कई तरह के जहर मिला दिए। आने वाले कुछ दिनों में हुआ क्या, कुछ दिनों बाद जब अलेक्जेंडर व्यास नदी को पार करने की सोचता है तो ये जहर उभरता है और कई सैनिकों की मौत सुनने को मिलती है। कई सैनिक अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे। ये सब देख के वहाँ के जो सैनिक थे और कमांडर जनरल थे वो सब लोग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ तो कोई दैविक शक्ति है और वो अलेक्जेंडर को मना करते हैं अंदर आने से। लेकिन अलेक्जेंडर ने काफ़ी प्रेशर डाला अपने सेना पे कि अंदर चलो हमला करो भारत में, लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी इसे नहीं मानती और वो वापस चलने का फैसला लेते हैं। मजबूरन अलेक्जेंडर को भी वापस मुड़ना पड़ा और दोस्तों यही मेन कारण है अलेक्जेंडर का भारत से वापस जाना। इसीलिए अलेक्जेंडर ने भारत पे पूरी तरह से हमला नहीं किया दोस्तों, और वो धीरे धीरे मैसेडोनिया अपने शहर वापस जाने लगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि 323 BC में अलेक्जेंडर जब इराक के बेबीलोन शहर में रुका हुआ था तो उसके पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है और वैद्य बोलते हैं कि इन्हें डायरिया हो गया है और उसी कारण अलेक्जेंडर मर जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक थ्योरी और कहती है चाणक्य ने कोई ऐसा जहर दे दिया था अलेक्जेंडर को जो 3 साल बाद जाके उभरा और अलेक्जेंडर उसे सह ना पाया। कई लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर बुखार से मरा था, तो मेन कारण यही था दोस्तों डायरिया का। अलेक्जेंडर इतिहास के उन राजाओं में से थे जिनका जिक्र कई भाषाओं में किया गया है, जैसे अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, रोमन एटसेट्रा, यहाँ तक कि हिंदी में भी है। आप सुने ही होंगे जो जीता वही सिकंदर यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि अलेक्जेंडर ही है। दोस्तों इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन मैंने खान सर के लाइव लेक्चर्स और गूगल पे कई हिस्टोरियन से ली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।